ये फोटो 1950 में हुए कोरियन वॉर की है, जिसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया, जो कि नॉन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, उसे इन्वेड कर दिया। इस वॉर की वजह से साउथ कोरिया, जो कि पहले से एक पुअर कंट्री थी, वो और भी ज्यादा पुअर हो गई। बट 1960s में हुए कई डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स के बाद साउथ कोरिया सिर्फ 4 डिकेड्स में ही एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन गई। सिमिलरली 1960s में इंडिया और साउथ कोरिया की जो पर कैपिटा इनकम थी, वो काफी ज्यादा सिमिलर थी। बट गाइज, आज साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम इंडिया की पर कैपिटा इनकम से 7 टाइम्स ज्यादा है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कैसे साउथ कोरिया इतनी ज्यादा जल्दी सिर्फ 4 डिकेड्स में कैसे एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन गई, और वो कौन से 3 स्ट्रेटेजीज हैं जो इंडिया आज साउथ कोरिया से सीख सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं 3 स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर हम वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, दिस इज करण तनवर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद करण, एंड लेट्स बिगिन द क्लास। दोस्तों, साउथ कोरिया आज एशिया की 4th लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दोस्तों, ये उन कंट्रीज में से एक है जो सिर्फ कुछ ही डिकेड्स में एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन गई। दोस्तों, अगर हमें साउथ कोरिया की इकोनॉमी को समझना है तो हमें समझना होगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज को, जो कि एक मेजर फैक्टर साबित हुई साउथ कोरिया की सक्सेस में। देखें तो 1950s में साउथ कोरिया एक कंप्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, बट कोरियन वॉर के बाद वहां की पॉपुलेशन डबल हो गई और सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो गई। आगे चलकर 1960s में गवर्नमेंट ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ साउथ कोरिया में स्टार्ट कर दी, बट इनिशियली वो फॉरेन एड पर ही लार्जली डिपेंडेंट थी। हालांकि 1961 में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पार्क ही के अंडर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, बट कोरियन वॉर में जब नॉर्थ एंड साउथ कोरिया डिवाइड हुई, तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के जो एरियाज थे, वो गाइज नॉर्थ कोरिया के पास चले गए और साउथ कोरिया के पास सिर्फ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज ही एक्सपोर्ट करने के लिए बचे। इसलिए 1964 में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट विक्स यानी कि बालों से बने हुए विक्स को एक्सपोर्ट करने लगे। वहां की वुमेन्स अपने बालों को विक्स फैक्ट्रीज को सेल करने लगी, एंड गाइस, इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1970s तक आते आते ये विक्स की एक्सपोर्ट 9.3% तक इंक्रीज हो गई। आफ्टर दैट 1980s में गवर्नमेंट ने लाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फोकस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनमें हाई एम्प्लॉयमेंट थी एंड एट द सेम टाइम ये लो मार्जिन बिजनेसेस थे। दोस्तों, इसके बाद गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्रीज एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंडस्ट्रीज में भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, एक्सपोर्ट जैसे कि प्लाईवुड, वूल, कॉटन, क्लॉथिंग, फुटवेयर एंड गाइस विग, ये कंट्री के मेजर एक्सपोर्ट्स साबित हुए, जिन्होंने कंट्री की डेवलपमेंट में काफी ज्यादा सपोर्ट किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सब लेबर एक्सटेंसिव एक्सपोर्ट्स हैं, जिनका मतलब ये होता है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है। जैसे कि हमारी कंट्री भी एक लेबर इंटेंसिव मार्केट है, जो गाइस ज्यादा से ज्यादा मैन पावर अपने पास रखती है। तो दोस्तों, साउथ कोरिया में इन इनिशिएटिव्स का रिजल्ट ये हुआ कि कंट्री में अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगी और लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाने लगे। एंड गाइस, आज जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि सैमसंग, Hyundai एंड लकी गोल्ड स्टार यानी कि LG जैसी साउथ कोरियन कंपनीज आज वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, एंड एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए भी सैमसंग ही स्क्रीन्स को बनाता है। एंड दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2018 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में साउथ कोरिया 4th नंबर पर आता है, जबकि USA 6th नंबर पर। तो दोस्तों, इस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी की वजह से साउथ कोरिया सिर्फ 4 डिकेड्स में ही एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन गई। एंड गाइस, यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो 1991 तक इंडिया इनवर्ड लुकिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को फॉलो करता रहा, जिसका मतलब ये होता है कि गाइस, इसमें गवर्नमेंट डोमेस्टिक मार्केट को ओपन नहीं करती फॉरेन ट्रेडर्स और मार्केट से। एंड गाइस, इंडिया ने भी 1991 के बाद ही LPG पॉलिसी ला करके अपनी मार्केट को ओपन किया फॉरेन मार्केट से कम्पीट करने के लिए। एंड दोस्तों, आज यानी कि मोर देन 15 ईयर्स के बाद भी इंडिया के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स यानी कि आयरन एंड स्टील, इंडिया के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स एंड लेदर से को अगर हम एक साथ मिला भी दें तो भी उसके इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स इंडिया के ज्यादा हैं, जो कि गाइस साउथ कोरिया में कम है और लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट ज्यादा है, वहीं इंडिया में यही लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स कम है।
सो यही कारण है कि इंडिया आज भी साउथ कोरिया से बहुत पीछे है। दोस्तों साउथ कोरियन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है। यहाँ पर OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 70% ऑफ साउथ कोरियन पीपल्स ने टर्शियरी एजुकेशन यानी कि स्किल्ड एजुकेशन की हुई है। एंड यही नहीं, पीसा टेस्ट में भी यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में भी साउथ कोरिया एक बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री रहा है। देखें तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राइमरी लेवल जो कि 6 इयर्स का होता है। देन उसके बाद है 3 इयर्स ऑफ मिडिल स्कूल एंड गाइस उसके बाद 3 इयर्स ऑफ हाई स्कूल एंड गाइस उसके बाद लास्ट में बच्चों को एक नेशनल टेस्ट देना होता है जिसके बेसिस पर वो प्रेस्टिजियस कॉलेज में साउथ कोरिया में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ एजुकेशन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पेरेंट्स अपनी इनकम का 15 to 25% यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्च कर देते हैं। देखें तो गाइज यहाँ पर प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन फ्री है, बट गाइज हाई स्कूल में पेरेंट्स को फीस पे करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट्स को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक तो क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। एंड गाइज ट्यूशन टाइमिंग्स को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो ये टाइम भी एक्सटेंड होकर के 10 PM तक हो सकता है। इसीलिए कई एजुकेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साउथ कोरिया में बच्चों पर उनकी मेंटल प्रेशर पर बहुत ही ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है बचपन से ही। एंड गाइस यहाँ पर देखें तो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, रूल्स फॉर वेल बीइंग एंड गाइस साइकोलॉजिकल हाइजीन पर भी जैसे सब्जेक्ट्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। एंड गाइस इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी साउथ कोरिया आज नंबर 1 पोजीशन पर आती है पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों अगर हम इंडिया से इस चीज को कंपेयर करें तो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की जो सिचुएशन है वो गाइस आज बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है। इंडिया में सिर्फ एकेडमिक्स पर ही फोकस किया जाता है, ना कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स पर। देखा जाए तो गाइस साउथ कोरिया आज अपनी मैन पावर का इस्तेमाल आज बहुत ही अच्छे से कर रही है। यहाँ की मैन पावर आज स्किल्ड होती जा रही है वोकेशनल ट्रेनिंग्स के द्वारा। वहीं गाइस इंडिया की मैन पावर आज भी अनस्किल्ड है आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम सिर्फ आज भी एकेडमिक पर ही ध्यान दे रही है। इंडिया की सिचुएशन अगर चेंज करनी है तो हमें एजुकेशन सिस्टम्स में कई रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जैसे कि पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हो सकता है वो है कि एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल ट्रेनिंग्स को भी मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जानी चाहिए। जैसे कि चाइना में आज एजुकेशन सिस्टम और साउथ कोरिया में भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सो गाइस अगर हम ओवरऑल देखें तो साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज को यूज करके और गाइस वोकेशनल ट्रेनिंग्स को यूज करके आज साउथ कोरिया सिर्फ 4 डिकेड्स में ही वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री बन चुका है। वही इंडिया आफ्टर 75 इयर्स होने के बाद भी स्टिल एक डेवलपिंग कंट्री है। सो गाइस अगर हम इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं तो हम साउथ कोरिया से ये 2 स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं और अपने कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आप हमें बताइए कि इसमें हमने क्या मिस कर दिया। अगर हमने इसमें कुछ मिस कर दिया तो हम जरूर उसको आगे ऐड ऑन करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। सो गाइज आप प्लीज हमें बताइए और गाइज कमेंट करके बताइए कि कैसे और हमारी कंट्री डेवलप हो सकती है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइज जय